नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के ऑटोमोबाइल विषय में यूनिट 5 ऑटो इलेक्ट्रिकल में जो हमारा सेशन 10 है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम एंड HVAC सिस्टम इन ए व्हीकल। इस सेशन के जो हमारे ऑब्जेक्टिव हुआ है, पहला क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, हीटर एंड डिफ्रोस्टर, HVAC यूनिट, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, HVAC इंस्पेक्शन, performance test of HVAC, checking of charge state of refrigerant, troubleshooting in HVAC unit। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की। जो क्लाइमेट कंट्रोल होता है, सिस्टम होता है, उसको डिज़ाइन टू प्रोवाइड कंफर्ट टू ड्राइवर एंड पैसेंजर, एंड क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मेंटेन in car air temperature and humidity with the range that the comfortable for the people inside the provide fresh clean air for ventilation, a comfortable temperature inside the vehicle, help keep the driver alert and attentive। जो हमारा क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम होता है उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो ड्राइवर और पैसेंजर को क्या कर सके, कंफर्ट दे सके गाड़ी के अंदर, और जो एयर टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है उसको रेंज में रखे गाड़ी के अंदर। अगर हमारा एक कंफर्टेबल टेम्परेचर होगा इनसाइड एक कार, तो वो क्या करेगा, ड्राइवर को क्या करेगा, अलर्ट और अटेंटिव बना के रखेगा। एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड द हीटिंग सिस्टम नोन टूगेदर एज होस्टिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। द HVAC सिस्टम कंट्रोल हीट एंड रिमूव द ह्यूमिडिटी। The HVAC system used in air distribution system of duct, vents and door to direct outside air and climate control। और जो हमारा AC होता है उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक साथ ही वेंटिलेशन भी करते हैं और एयर कंडीशनिंग भी करते हैं। और इस सिस्टम के अंदर जो हमारे कंपोनेंट वो होते हैं डक्ट, वेंट्स एंड डोर होते हैं। जो इसके HVAC सिस्टम होते हैं, इसके 4 सब सिस्टम होते हैं। पहला होता है हीटिंग एंड डिफ्रोस्टिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेंटिलेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब बात करते हैं हीटर एंड डिफ्रोस्टर की। आजकल की जो गाड़ियाँ होती है, जो स्पेशली कार होती है, उनके अंदर क्या दिए जाते हैं, हीटर और डिफ्रोस्टर प्रोवाइड किए जाते हैं। द हीटर सिस्टम जो होता है उसको क्या करते हैं, मोटर ड्राइव करती है, और फैन जो होता है वो फ्रेश एयर को किससे, हीटर एलिमेंट से ब्लो ऑफ करता है, और और फिर उससे क्या होता है कि पूरे कार के अंदर हमारा जो कार का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। जो फैन होता है उसको जो प्रोवाइड किया जाती है उसको जो हीटर एलिमेंट है उसको गर्म करने के लिए हम हॉट वाटर करते हैं या हॉट कूलेंट यूज करते हैं रेडिएटर से, और जिससे क्या होता है, फ्रेश एयर को जब भी हम उस कोर के नीचे से ब्लो ऑफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा, हमें गर्म हवा आएगी। वैसे डिफ्रोस्टर होता है, ये भी हीटर की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, एक एलिमेंट से क्या करता है, हीट लेता है। जो डिफ्रोस्टर होता है, इसका काम होता है कि मॉइस्चर को हमारे विंडशील्ड के ऊपर कंडेंस और फ्रीज नहीं होने देता है। और इसका जो हीटर डिफ्रोस्टर होता है, ये हमारा 2.5 से 5.0 एम्पियर का करंट लेता है एट 12 वोल्ट पे। अगला जो है वो है हमारा AC सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसमें जो हमारे कंपोनेंट होते हैं कंप्रेसर होता है, और कंडेंसर होता है, ड्रायर होता है, एक्सपेंशन बॉल्व होता है, वाइब्रेटर होता है, और ब्लोअर मोटर होती है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रेड कलर की जो लाइन दिख रही है वो होती है हाई प्रेशर साइड होती है, और उसमें गैसेस होती है। जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो गैसेस स्टेज पे होते हैं। आगे जो येलो कलर की है उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर साइड है ये भी, और इसमें क्या होती है, रेफ्रिजरेंट लिक्विड फेस में होता है। उसके बाद जो
ड्रायर से लेकर इवेपोरेटर कॉइल तक है वो लो प्रेशर साइड लिक्विड होता है, और जैसे ही इवेपोरेटर से हमारा वापस आता है तो उसमें लो प्रेशर साइड है ये, और उसमें गैसीय स्टेज पे रेफ्रिजरेंट होता है। जो हमारा ये जो हमारा कंप्रेसर है ये, और जो एसी सिस्टम है वो हमारा 15 से 18 एम्पियर पे चलता है, और ये कंज्यूम करता है, जो ब्लोअर मोटर होती है वो 15 से 18 एम्पियर में चलती है और 12 वोल्ट की सप्लाई पर चलती है। और जो हमारा कंप्रेसर होता है वो मैकेनिकल होता है, और उसको जो ड्राइव है हमारी वो हमारी इंजन से मिलती है। और उसी तरह से हमारे जो अदर कंपोनेंट होते हैं और कोई मूविंग पार्ट होता नहीं है इस सिस्टम के अंदर। अब आधुनिक गाड़ियों में जो हमारी आ जाए होती है उनमें जो एयर टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, जो बाहर और अंदर के टेम्परेचर को 25 डिग्री टेम्परेचर पे बनाने में सहायता करता है, और उससे ना ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है। HVAC इंस्पेक्शन में हम सबसे पहले करेंगे बी बेल्ट जो है वो बहुत ही लूज है। अगर बी बेल्ट बहुत लूज होती है तो ये क्या करती है, स्लिपेज करती है और साथ में नॉइज भी करती है जब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इन कंडीशन में हमें क्या करना है, इसको बेल्ट को प्रॉपर तरीके से टाइट करना है। अगर हमारी बेल्ट क्या है टूटी हुई है तो उसको किसके साथ, नई के साथ रिप्लेस करना है। जो हमारा दूसरा है वो है नॉइज अराउंड द कंप्रेसर। कंप्रेसर के आसपास हमें नॉइज आ रही है तो वो कंडीशन में होगी कि कंप्रेसर के जो माउंटिंग बोल्ट है या ब्रैकेट है वो क्या है, टाइट है या लूज है, या तो वो ब्रेक डाउन हो गई है। अगर लूज है तो उसको क्या करना है, टाइट करना है। अगर ब्रेक डाउन है तो उसको रिप्लेस करना है। नॉइज फ्रॉम इनसाइड द कंप्रेसर, अगर कंप्रेसर के अंदर से हमें आवाज़ आ रही है तो हो सकता है हमारे जो सक्शन वॉल्व या आउटलेट वॉल्व है वो क्या है, डैमेज हो गए हैं, और या कोई कनेक्टिंग रॉड क्या है लूज हो गई है, तो उनको उस कंडीशन में क्या करना है, रिपेयर और रिप्लेस करना है। मड और डर्ट और कंडेंसर एंड फिन्स, मड और डर्ट, हम हमारी एसी की जो कूलिंग है वो कम हो रही है और प्रॉपर तरीके से कूल नहीं हो रहा है, तो इसका एक कारण होता है जो हमारा कंडेंसर होता है लगा हुआ उसके ऊपर मड और डर्ट आ जाती है, जिसके कारण जो होता है हमारा जो कूलिंग कैपेसिटी है एसी की वो कम हो जाती है। इसलिए हमें समय समय पर अपने कंडेंसर एसी सिस्टम के कंडेंसर को साफ करते रहना चाहिए, और उसे साफ करते समय बहुत ही केयरफुली साफ करना है। बहुत ही हाई प्रेशर का उपयोग भी नहीं करना है, और ना हमें जैसे जो तीखे टूल होते हैं जैसे पेचकस हो गए या नाइफ वगैरह है वो उनका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे हो सकता है सिस्टम को डैमेज करें। अगला है डर्टी कनेक्शन एंड पोर्शन विद ऑयल। हमारा क्या है कि जो रेफ्रिजरेंट है और उसके कंप्रेसर ऑयल के जो रेफ्रिजरेंट होता है उसके अंदर कंप्रेसर ऑयल डाला जाता है। अगर हमें कहीं पे लीकेज होती है रेफ्रिजरेंट की और हमें क्या कहीं ऑयल जैसा दिखता है तो इसका मतलब हमारा क्या है, सिस्टम क्या है, लीकेज हो रही है, और जिससे क्या हो जाता है कि हमारा जो जहाँ पे कनेक्शन होते हैं वो डर्टी हो जाते हैं और उसमें ऑयल लगा होता है, तो उसमें हमें क्या करना है, उनको गैसकेट और पाइपिंग कनेक्शन को चेक करना है और उनको केयरफुली क्या करना है, उनको रेक्टिफाई करना है। नॉइज अराउंड द ब्लोअर, हमारी ब्लोअर क्या है 3 स्पीडों पे चलती है, लो मीडियम और हाई स्पीड पे। इससे क्या होता है कि अब नॉर्मल ऑपरेटिंग आवाज़ होती है अंस रोटेशन पे, तो इसलिए हमें क्या है ब्लोअर मोटर को क्या करना है, रिप्लेस करना है अब नॉर्मल आवाज़ में, और या तो किसी फॉरिजन मटेरियल लाइक पेपर या लिप्स हो गए उनकी वजह से भी हमारी ब्लोअर मोटर क्या अब नॉर्मल आवाज़ करती है, जिससे वो ठीक से लूज पार्ट में ढंग से चल नहीं पाती, इसलिए उसको क्या करना है, क्लीन करना है केयरफुली। अगला जो है हमारा वो है व्हेन द एयर बबल आर सीन थ्रू द सीन साइट। अगर हमारा जो है सीन साइट से क्या है हमें एयर बबल दिख रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं कि इंडिकेट करता है
अगला है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ ए HBAC यूनिट। वार्म अप द इंजन एट नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर, चेक द टेम्परेचर, अवॉइडमेंट टेम्परेचर जो हमारा वातावरण का टेम्परेचर हो 20 से 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगला जो है ऑपरेट द एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड सेट ब्लोअर एट हाई एंड टेम्परेचर लीवर एट कूल फ्रेश पे। और थोड़ी देर के बाद क्या करना है, हमें रिसर्कुलेशन कंट्रोल लीवर को रिसर्कुलेशन पे लाना है। और जितने भी हमारी विंडो और डोर है उनको क्या करना है, ओपन कर देना है। और फिर ड्राई बल्ब टेम्परेचर को सेंटर डक के एयर आउटलेट और इवेपोरेटर के नोट पोर्ट और मेजर द इस सब के ऊपर क्या करना है, हमें टेम्परेचर नोट करना है। चेक द इनलेट पोर्ट टेम्परेचर एंड टू आउटलेट पोर्ट टेम्परेचर। फिर हमें क्या, अगर दोनों हमारी कूलिंग के इनसफिशेंट लगती है तो हमें क्या करना है, रेफ्रिजरेंट की जो थ्रू साइट है, ग्लास है, उसके ऊपर चेक करना है कि उसमें हमें चेकिंग द चार्ज स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, इसमें हमें किन नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार, टेबल के अनुसार हमें क्विकली चेक करके हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो AC सिस्टम है उसके अंदर प्रॉपर चार्ज ऑफ रेफ्रिजरेंट है कि नहीं है, हमारा सही तरीके से चल रहा है, AC सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके लिए हम इस चार्ट को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले सिम्टम, अगर ये साइड में हमें बबल ऑब्जर्व कर रहे हैं साइड ग्लास में, तो इसका मतलब है इनसफिशिएंट चार्ज ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम। तो इसको जो चार्ज होता है उसको क्या करना है, हमने सिस्टम को चेक करना है, किसके लिए, लीक टेस्ट के लिए। नो बबल ऑब्जॉर्ब था साइड ग्लास, इसका मतलब है या तो उसके अंदर कोई रेफ्रिजरेंट है ही नहीं है, या इनसफिशिएंट चार्ज है, या उसके अंदर रेफ्रिजरेंट है ही नहीं। तो इसके लिए हमें जो आगे 3 और 4 में जो हम चीज़ें करेंगे वो भी इसी के अंदर भी वही करनी पड़ेगी। नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कंप्रेसर इनलेट और आउटलेट, तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम क्या पूरा एम्प्टी है या एम्प्टी होने के करीब है। तो वैक्यूएट द एंड चार्ज द सिस्टम, देन चेक द फॉर लीक एंड लीक टेस्टर। इसके बाद हमने क्या करना है, पूरे सिस्टम को वैक्यूएट करना है और उसके अंदर चार्ज रिचार्ज करना है, और उसको क्या करना है, लीक टेस्ट के लीक चेक करनी है उसकी, किसे, लीक टेस्टर से। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कंप्रेसर इनलेट एंड आउटलेट, प्रॉपर और टू मच चार्ज रेफरेंस, इसमें क्या हो सकता है, या तो रेफ्रिजरेंट ज़्यादा ही होगा या उससे थोड़ा सा कम होगा। रिकवर द रेफ्रिजरेंट एंड इवैक्यूएट द चार्ज फॉर प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट, हमने क्या करना है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसको क्या करना है, रिकवर करना है, और प्रॉपर अमाउंट में उसको क्या करना है, रेफ्रिजरेंट को डालना है। When AC is turned off, refrigerant in the side glass clear immediately and remain clear. Too much charge in refrigerant system. इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा, हमें रिकवर द रेफ्रिजरेंट करना है, और उसको चार्ज को क्या करना है, रेफ्रिजरेंट के प्रॉपर अमाउंट में रेफ्रिजरेंट को सिस्टम के अंदर डालना है। When AC is turned off and refrigerant side glass once produce bubble and then clear, अगर हमारा AC को हम जैसे ही बंद करते हैं तो रेफ्रिजरेंट ग्लास साइट है वो क्या कर रहा है, बबल कर रहा है, उसके बाद बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब है हमारा प्रॉपर रेफ्रिजरेंट इन चार्ज होता है, और हमें कोई करेक्शन करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमारा रेफ्रिजरेंट क्या है, नॉर्मल है। और जो हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं AC सिस्टम में वो R134A करते हैं। ट्रबल शूटिंग इन HBAC यूनिट, तो पहला है नो कूलिंग और बारमेयर, मैग्नेटिक क्लच डज नॉट एंगेज प्रॉपरली, तो इसमें आएगा फ्यूज ब्लो हो जाएगा, मैग्नेटिक क्लच फॉल्टी है, थर्मल विद फॉल्टी, ड्यूल प्रेशर स्विच फॉल्टी है, वायरिंग और जो हमारा ग्राउंडिंग है वो फॉल्टी है, रेफ्रिजरेंट ही नहीं है, AC रिले फॉल्टी है। तो इन सभी कंडीशनों में हमें क्या करना है, फ्यूज को तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा, और जो बाकी जो चीज़ें हैं उनको क्या करना है, चेक करना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको रिपेयर करना है, या अगर रिपेयर करने में ठीक नहीं होता है तो उनको रिप्लेस करना है। कंप्रेसर इज नॉट रोटेटिंग प्रॉपरली, अगर कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से रोटेट नहीं कर रहा है, उसमें होगी हमारी ड्राइविंग बेल्ट लूज या ब्रोकन होगी, या कंप्रेसर क्या होगा, फॉल्टी होगा। तो उसमें हमें क्या करना है,
ड्राइव बेल्ट को टाइट या रिप्लेस करना है, और अगर कंप्रेसर में फॉल्टी है तो कंप्रेसर को चेक करना है। ब्लोअर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसमें हमें ब्लोअर को चेक करना है। एक्सपेंशन वाल्व फॉल्टी है तो एक्सपेंशन वाल्व को चेक करना है। लीक इन सिस्टम है तो हमें टेस्ट करके, लीक टेस्ट करके उसको चेक करना है और उसको रेक्टिफाई करना है। उसके बाद रिसीवर और ड्राइव में है ब्लोन फ्यूजिबल प्लग और चॉक्ड स्क्रू, तो इसमें हमें रिसीवर और ड्रायर को क्या करना है, चेक करना है। कूल एयर कम्स आउट ओनली इंटरमीडिएट, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें ठंडी हवा मिल रही है तो इसका मतलब है हमारा मैग्नेटिक क्लच है वो स्लिप है, एसी रिले फॉल्टी है, एक्सपेंशन बॉल्व फॉल्टी है, वायर कनेक्शन फॉल्टी है और एक्सेसिव मॉइस्चर इन सिस्टम है। तो इन कंडीशनों में हमें क्या करना है, मैग्नेटिक क्लच को चेक करना है, अगर एसी रिले डिफेक्टिव है उसको रिप्लेस करना है, एक्सपेंशन बॉल्व में कोई दिक्कत है तो उसको चेक करना है और रिपेयर करना है एज पर नेसेसरी। और वैसे ही अगर हमारा मॉइस्चर है सिस्टम के अंदर तो उसको इवैक्यूएट करना है और सिस्टम को दोबारा रिचार्ज करना है। अगला है कूल एयर कम आउट ओनली एट हाई, हमारा हाई स्पीड पे ही कूल एयर आ रही है तो इसका मतलब है जो हमारा कंडेंसर है वो चौक है, या ड्राई बेल्ट स्लिप है, कंप्रेसर फॉल्टी है, या इनसफिशिएंट और एक्सेसिव, या तो कम चार्ज है या तो ज़्यादा है रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम। और इसमें हम क्या करेंगे, कंडेंसर को चेक करेंगे, अगर ड्राई बेल्ट क्या है उसको चेक करेंगे, लूज है तो उसको टाइट करेंगे, अगर ब्रोकन है तो उसको रिप्लेस करेंगे। कंप्रेसर को चेक करेंगे और इसमें हम रेफ्रिजरेंट को चेक करेंगे, और अगर हमें कम ज़्यादा लगता है तो उसको इवैक्यूएट करेंगे और चार्ज द सिस्टम करेंगे। इनसफिशिएंट कूलिंग, कंडेंसर चॉक्ड है, ड्राई बेल्ट स्लीपेज है, मैग्नेटिक क्लच फॉल्टी है, कंप्रेसर फॉल्टी है, एक्सपेंशन बॉल्व फॉल्टी है, थर्मिस्टर फॉल्टी है, इनसफिशिएंट एंड एक्सेसिव चार्ज इन रेफ्रिजरेंट, एयर और एक्सेसिव कंप्रेसर ऑयल एक्सीडिंग द सिस्टम, रिसीवर और जो ड्रायर है हमारा वो चॉक्ड है, या हमारा इवेपोरेटर चॉक है, या फ्रॉस्टेड है, या एयर लीकेज फ्रॉम द कूलिंग यूनिट हो सकता है, या एयर डक्ट से हो सकती है, एयर इनलेट ब्लॉक हो सकता है, ब्लोअर मोटर फॉल्टी हो सकती है। इन सभी कंडीशनों में हमें क्या करना है, कंडेंसर को चेक करना है, अगर हमारी बेल्ट ख़राब है तो उसको रिप्लेस करना है, और अगर वो लूज है तो उसको टाइट करना है, मैग्नेटिक क्लच में कोई फॉल्ट है तो उसको रिमूव करना है। वैसे कंप्रेसर, एक्सपेंशन बॉल्व और थर्मिस्टर को चेक करना है, उनके अंदर क्या है, अगर हमारा इनसफिशिएंट या एक्सेसिव चार्ज है तो उसको क्या करना है, हमें चेक करना है और वैक्यूएट द सिस्टम, पूरे सिस्टम को वैक्यूएट करना है और उसको दोबारा से रिचार्ज करना है। अगर हमारा रिसीवर और ड्रायर क्या है, चॉक्ड है तो उनको क्या करना है, रिप्लेस करना है। वैसे ही अगर एयर लीकेज फ्रॉम कूलिंग यूनिट या एयर डक्ट से है तो रिपेयर एज नेसेसरी, एयर इनलेट ब्लॉक्ड है तो उसको भी रिपेयर करना है, अगर ब्लोअर मोटर फॉल्टी है तो उसको भी चेंज करना है। थैंक यू।